हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पीएफए यूट्यूब चैनल। यूजीसी नेट पेपर 2 राजनीतिक विज्ञान की आज ये हमारी पहली क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे राजनीतिक विचारकों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजनीतिक विचारकों को 2 श्रेणी में बांट के देखा गया है। एक श्रेणी में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और दूसरी श्रेणी में भारतीय राजनीतिक विचारक आते हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तु। अरस्तु, जिन्हें वर्तमान वैचारिक परंपरा का जनक, बुद्धिमानों का गुरु और यूनान का सूर कहा जाता था, जो कि न केवल नीति शास्त्र बल्कि आचार शास्त्र, मनोविज्ञान, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, शरीर विज्ञान, तर्कशास्त्र इत्यादि में पारंगत थे। उनका जन्म 384 ईसा पूर्व यूनान के स्टेगोरिया नगर में हुआ था और जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय यूनान में राजतंत्र था, अर्थात राजा का शासन था। वहीं मकदूनिया में उनके पिता निकोमैक्स मैसेडोनिया के राज दरबार के शाही चिकित्सक थे और इसी वजह से उनका जीवन बहुत ही साधन संपन्न व्यतीत हुआ। अपने पिता से चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी रुचि विज्ञान की तरफ रही। कुछ समय बाद 18 वर्ष की आयु में वो मानव मस्तिष्क के अध्ययन हेतु प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध अकेडमी में जाके भर्ती हो गए। अकेडमी, जिसे यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय होने का श्रेय प्राप्त है। अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से उनके गुरु प्लेटो इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि वो उन्हें अपनी अकेडमी का मस्तिष्क कहा करते थे। परंतु जब प्लेटो की मृत्यु होती है, उसके बाद उस अकेडमी का प्रधानाचार्य बनने की चाह रखने वाले अरस्तु को जब वहाँ का प्रधानाचार्य नहीं बनाया गया, उसका कारण था कि अरस्तु के पास अकेडमी की वहाँ की नागरिकता नहीं थी और इसी कारणवश प्लेटो के भतीजे को वहाँ का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। इसी घटना से निराश होकर उन्होंने अकेडमी को छोड़ दी और 12 वर्षों तक विभिन्न कार्य करते रहे। एथेंस छोड़ने के बाद वहाँ से दूर वो एशिया माइनर के क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक घूमते रहे और घूमने के बाद काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद वो अकेडमी की एक शाखा स्थापित करते हैं। स्थान होता है अटार्नियस, राजा हर्मेस का दरबार। वहाँ का राजा हर्मेस अरस्तु से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि उन्होंने अपनी पुत्री पिथियास का विवाह अरस्तु के साथ करवाने का निर्णय लिया और 3 वर्ष तक पिथियास के साथ अपने शांत वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के बाद वो राजा हर्मेस के दरबार का भयावह रूप देखते हैं और उसी के प्रभाव में वो अपनी पहली रचना द पॉलिटिक्स लिखते हैं। द पॉलिटिक्स को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। उसके पश्चात 342 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक फिलिप वो अरस्तु को अपने यहाँ बुलाते हैं और अपने 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर की शिक्षा की जिम्मेदारी उन्हें देते हैं। वो 6 वर्ष तक अरस्तु सिकंदर के गुरु रहते हैं। सिकंदर अपने गुरु अरस्तु का बहुत सम्मान करता है। इसी वजह से जब अरस्तु शिक्षा पूरी करने के बाद जब वो वापस जाने की चाह रखते हैं, तब सिकंदर ने उन्हें गुरु दक्षिणा देने की बात की। सिकंदर ने उनसे पूछा कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तब अरस्तु कहते हैं कि अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो गुरु दक्षिणा में मुझे अटार्नियस के विध्वंस नगर को दोबारा इस्टेब्लिश करवा दो, अर्थात पुनर्स्थापित करवा दो। और सिकंदर ने ऐसा किया भी। सिकंदर को विश्व विजेता बनने की राह में छोड़कर अरस्तु एथेंस वापस लौट आते हैं और अकेडमी से अलग लीशियम नामक संस्था की स्थापना करते हैं, जिसके वो 12 वर्ष तक प्रधानाचार्य रहते हैं। उसके बाद 322 ईसा पूर्व में सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है, तब मकदूनिया और एथेंस के हालत काफ़ी हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि सिकंदर के जितने भी विरोधी होते हैं वो अरस्तु के विरोधी बन जाते हैं। अर्थात उन्हें ऐसा लगता है कि अरस्तु ने ही सिकंदर को हिंसा करने के लिए प्रेरित किया था। अरस्तु के विचारों के कारण, उसकी शिक्षा के कारण ही सिकंदर पे ऐसा प्रभाव पड़ा। सुकरात जैसी हालत ना हो इसलिए अरस्तु एथेंस छोड़कर कैलचेस्को नामक स्थान पे चले जाते हैं और वहीं से वो कहते हैं कि मैं दूसरी बार एक और सुकरात को मारकर एथेंस की जनता को निराश नहीं होने दूंगा और सत्ताधारियों को अपराधी। और उसके बाद एडवोस नामक स्थान पे वो कुछ दिन अपना जीवन का समय व्यतीत करते हैं और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार अरस्तु का जीवन समाप्त हो जाता है।